गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नैव रासोंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसके अंतर्गत सॉइल के एसिडिटी के बारे में हम डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से सॉइल आते हैं इसके अंतर्गत? एक तो आपका एसिडिक सॉइल्स होता है, दूसरे नंबर पे आपका सैलाइन सॉइल्स आता है, एंड तीसरे नंबर पे कौन सा सॉइल आता है? तो तीसरे नंबर पे आपका अल्कलाइन सॉइल्स आता है। तीसरे नंबर पे अल्कलाइन सॉइल्स आता है। ये तीन प्रकार के सॉइल्स जो थे वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट पे क्या है? तो पहले पे आपका एसिडिक सॉइल्स। डिस्कस अबाउट एसिडिक सॉइल्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एसिडिक सॉइल्स। हाईएस्ट एसिडिक सॉइल्स फाउंड इन वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड बिहार। यानी कि सर्वाधिक एसिडिक सॉइल्स जो हैं वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं, जिसे हम 7 सिस्टर्स एंड वर्मवर्धन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एसिडिक सॉइल की ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद उड़ीसा में एसिडिक सॉइल से ज़्यादा पाया जाता है। तमिलनाडु में एसिडिक सॉइल से ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल्स की मात्रा पाई जाती है। लेकिन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट वो आपका मेजर पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एसिडिक सॉइल्स। एसिडिटी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, आयरन एंड मैग्नीज आयंस ऑन सॉइल कोलाइड्स। यानी सॉइल कोलाइड्स पर जो हाइड्रोजन आयंस, एल्युमिनियम आयन या फिर आयरन के आयंस या फिर मैग्नीज आयंस के एड्जॉर्प्शन के कारण या फिर अधिशोषण के कारण जो एसिडिटी उत्पन्न होती है, उसी को हम एसिडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एसिड सॉइल मैनेजमेंट। यानी कि एसिडिक सॉइल्स में किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करते हैं, तो एसिडिक सॉइल्स में किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में यहाँ क्या दिया जा रहा है। एसिडिक सॉइल्स में जो मैनेजमेंट होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो एसिड सॉइल मैनेजमेंट यानी एसिडिक सॉइल्स का मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट यूज ऑफ एग्रीकल्चर लाइमिंग मटेरियल सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड यूज ऑफ रॉक फॉस्फेट्स, प्रेस मड एक्सेट्रा। यानी कि एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए लाइमिंग मटेरियल का जो है कृषि में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गया यानी कैल्शियम के ऑक्साइड्स या फिर कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम के कार्बोनेट्स। इसी तरह मैग्नीशियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के बाई हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ रॉक फॉस्फेट, इसके अलावा रॉक फॉस्फेट का भी प्रयोग करते हैं और प्रेस मड का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि बाई प्रोडक्ट होता है किसका? शुगर केन का। यह शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का सवाल, तो सैलाइन सॉइल से डिस्कस अबाउट सैलाइन सॉइल्स। Saline soil. First point related to saline soils. Found white crust of salt, hence called white alkali या फिर सोलन चाक। यानी कि सैलाइन सॉइल्स जो होता है वो वाइट क्रस्ट साल्ट यानी कि साल्ट के वाइट क्रस्ट में पाया जाता है। फिर से सैलाइन सॉइल्स जो होता है वो साल्ट के वाइट क्रस्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम वाइट अल्कली या फिर सोलन चाक के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सैलाइन सॉइल्स। सॉल्युबल साल्ट्स एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन एंड सल्फेट, आयंस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इन रूट जोन्स। यानी कि पौधे के रूट जोन्स में सोडियम एंड कैल्शियम के जो क्लोराइड होते हैं या फिर सल्फेट्स होते हैं, ये आयंस जो होते हैं वो सोल्यूबल साल्ट के रूप में जाने जाते हैं। फिर से सैलाइन सॉइल्स में सोल्यूबल साल्ट पाया जाता है, यानी कि सैलाइन सॉइल्स में सोल्यूबल साल्ट पाया जाता है। कौन सा सोल्यूबल साल्ट होता है, तो यह सोडियम के क्लोराइड होता है या फिर सोडियम के सल्फेट होते हैं, जबकि कैल्शियम के क्लोराइड या फिर कैल्शियम के सल्फेट्स होते हैं। और यह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो रूट जोन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल सैलिनिटी। यानी सॉइल की सैलिनिटी को मेजरमेंट करने के लिए सदैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, यदि प्राचीन समय में यानी पहले कुछ समय पहले जब हम बिजली को यानी जब बिजली जो होता है वो धीमी हो जाती है, यानी कि बिजली जब धीमी हो जाती है तो उस समय हम अर्थिंग में कुछ नमक की मात्रा डालते थे। तो उस नमक की मात्रा डालते ही बिजली जो होती है वो तेज़ हो जाती है।
यानी कि धीमी से तेज हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? तो साल्ट के कारण ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल सैलिनिटी, यानी कि सॉइल की लवणता को मेजरमेंट करने के लिए सदैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स, यानी कि सैलाइन सॉइल्स कहाँ पर पाया जाता है? तो सैलाइन सॉइल्स एक तो आपका एरिड जोन में पाया जाता है, दूसरा आपका सेमी एरिड जोन में पाया जाता है। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन सॉइल्स, यानी कि सैलाइन सॉइल्स का सुधार। सैलाइन सॉइल का सुधार हम किस प्रकार करते हैं? तो फ्लडिंग और लीचिंग ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स बाय गुड इरीगेशन वाटर, यानी कि अच्छी इरीगेशन वाटर के द्वारा सोल्यूबल साल्ट जो होते हैं वो उसका फ्लडिंग कराया जाता है या फिर उसका लीचिंग कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीप सॉइल मॉइस्ट आर फ्रिक्वेंट इरीगेटेड द फील्ड, यानी कि कीप सॉइल मॉइस्ट, यानी कि सॉइल को सदैव जो होता है वो मॉइस्ट रखा जाता है, यानी कि खेत में हमेशा पानी भरा रहे, यानी खेत में नमी हमेशा रखा जाता है इन केस ऑफ सैलाइन सॉइल्स। आर फ्रिक्वेंट इरीगेशन द फील्ड, यानी फील्ड में जो है पर्याप्त मात्रा में इरीगेशन करना चाहिए ताकि जो सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं वो लीचिंग के द्वारा या फिर फ्लडिंग के द्वारा पानी के साथ वह नीचे चला जाए या फिर पानी के साथ बह जाए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ FOIM फॉर सैलाइन रिक्लेमेशन, यानी कि सैलाइन रिक्लेमेशन सैलाइन सॉइल को सुधारने के लिए सदैव फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग करते हैं, जिसमें 0.525% NPK की मात्रा पाई जाती है, यानी 0.5%, 0.25%, 0.5% NPK की मात्रा पाई जाती है। तीसरे नंबर का प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है अल्कलाइन सॉइल्स, यानी तीसरे नंबर का जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है वो कौन सा होता है? तो वो आपका अल्कलाइन सॉइल्स होता है। तो डिस्कस अबाउट अल्कलाइन सॉइल्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अल्कलाइन सॉइल्स, बोरान, मॉलिब्डेनम एंड सोडियम टॉक्सिसिटी इन अल्कलाइन सॉइल, यानी कि अल्कलाइन सॉइल्स में बोरान, मॉलिब्डेनम एंड सोडियम की टॉक्सिसिटी पाई जाती है। फिर से अल्कलाइन सॉइल्स में बोरान, मॉलिब्डेनम एंड सोडियम की टॉक्सिसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक कलर्ड होता है, फाउंड इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरिया, यानी कि अल्कलाइन सॉइल्स जो था वो ब्लैक कलर का होता है और यह सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरिया में यह पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आयन इन सॉइल, यानी सॉइल में सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस की अधिकता के कारण ही अल्कलाइन सॉइल्स विकसित होता है। फिर से सॉइल्स में सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस की अधिकता के कारण ही अल्कलाइन सॉइल जो होता है वो विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन अल्कलाइन सॉइल शुड बी यूज्ड कैन और DAP इंस्टीड ऑफ यूरिया, यानी कि अल्कलाइन सॉइल्स में यूरिया फर्टिलाइजर के अलावा यूरिया फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड डाई अमोनियम फास्फेट का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल्स, यानी कि अल्कलाइन सॉइल का हम रिक्लेमेशन किस प्रकार से करते हैं? तो सैलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन केवल जो होता है फिजिकल कंडीशन से किया जाता है, केमिकल कोई भी प्रकार का केमिकल लवणी मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जबकि अल्कलाइन सॉइल्स में हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए भी केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो रिक्लेमेशन ऑफ अल्कली सॉइल या अल्कली सॉइल्स को हम किसके द्वारा सुधारते हैं? तो पहले नंबर पर जिप्सम के द्वारा सुधारा जा सकता है, जो कि कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोडी कार अल्कलाइन और फिर अल्कलाइन सॉइल्स हैविंग मोर देन pH 8.5, यानी कि जिप्सम की 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब हम सोडिक या फिर अल्कलाइन सॉइल्स में प्रयोग करते हैं तो उससे इस प्रकार की मृदा का सुधार हो जाता है, जिसका pH 8.5 से अधिक होता है। दूसरे नंबर पे आयरन पायराइड्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो आयरन पायराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है या फिर H2 होता है, इसकी 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अल्कली सॉइल्स में सुधारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अल्कली सॉइल्स में जो होता है सुधारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे आपका आता है आयरन पायराइड, जिसे हम FeS2 के नाम से जानते हैं या फिर इसी को हम आयरन सल्फेट के नाम से जानते हैं। 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा का प्रयोग जो होता है वो अल्कली सॉइल को सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे ग्रीन मैन्यूरिंग किया जाता है, शुड बी अडॉप्टेड, यानी कि ग्रीन मैन्यूरिंग करने से भी अल्कलाइन सॉइल का सुधार हो जाता है। चौथे नंबर पर आपका कल्टिवेशन ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, यानी कि साल्ट के प्रति जो टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं उसका कल्टिवेशन भी करने से भी अल्कलाइन सॉइल का जो होता है वो सुधार हो जाता है। नेक्स्ट टेबल दिया है
कौन सा टेबल है? तो अगला टेबल है रिलेटिवली साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स आर, यानी कि जो रिलेटिवली साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरफ आपका क्रॉप्स दिया तो दूसरी तरफ आपका हाईली टॉलरेंट क्रॉप्स दिया है, तीसरी तरफ आपका मीडियम टॉलरेंट क्रॉप दिया है, चौथी तरफ आपका सेंसिटिव क्रॉप्स दिया है। तो फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो साल्ट के प्रति सबसे ज़्यादा टॉलरेंट कौन कौन से क्रॉप होते हैं? तो फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत साल्ट को सहने वाले कौन कौन से क्रॉप होते हैं, या फिर हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स में आपका बार्ले आता है, ढैंचा आता है, शुगर बीट आता है, टोबैको आता है, काटन आता है, मस्टर्ड आता है। मस्टर्ड आता है, काटन आता है, टोबैको आता है, शुगर बीट आता है, ढैंचा आता है, बार्ले आता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो बार्ले से पिकअप होता है। जबकि मीडियम साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स के अंतर्गत आपका राइस आता है, sorghum आता है, पर्ली मिलेट आता है, अरहर आता है, बीट आता है, राई आता है, ओट आता है। यानी ओट आता है, राई आता है, बीट, अरहर, मिलेट, पर्ल मिलेट, sorghum और राइस, ये सभी जो होते हैं वो मीडियम साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि सेंसिटिव साल्ट टॉलरेंट क्रॉप यानी कि सेंसिटिव साल्ट क्रॉप्स के अंतर्गत यानी साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स के अंतर्गत आपका कौन सा आता है? सनहेम्प आता है, पी आता है, ग्राउंडनट आता है, मूंग आता है, ग्राम आता है, उर्द आता है। यानी उर्द आता है, ग्राम आता है, मूंग आता है, ग्राउंडनट आता है, पी आता है, सनहेम्प। ये सभी जो होते हैं वो किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं? तो साल्ट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप्स होते हैं। फाडर क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो हाईली साल्ट टॉलरेंट फाडर क्रॉप यानी कि हाईली साल्ट टॉलरेंट फाडर क्रॉप्स में आपका रोड ग्रास आता है या फिर खस ग्रास आता है। मीडियम में आपका सूडान ग्रास आता है, बरसीम आता है, लूसन आता है, sorghum आता है। जबकि सेंसिटिव यानी कि साल्ट सेंसिटिव फाडर क्रॉप्स के अंतर्गत आपका क्लस्टर बीन आता है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होता है? तो फाडर के केस में रोडग्रास और खसग्रास को ज़्यादातर पूछा जाता है। वेजिटेबल के केस में हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कौन कौन सा होता है? तो एक तो आपका स्पेनिश होता है, दूसरे नंबर पर आपका रेफेनस होता है, तीसरे नंबर पर शुगर बीट होता है एंड चौथे नंबर पर आपका ब्रेसिका रापा होता है। यानी कि वेजिटेबल के केस में हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप पे आपका स्पेनिश आता है, रेफेनस सटाइवस आता है, शुगर बीट आता है, ब्रेसिका रापा आता है। जबकि मीडियम में आपका कैबेज आता है, कालीफ्लावर आता है, टोमेटो आता है, कैरेट आता है, ओनियन आता है, पोटैटो आता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पुटअप होता है। सेंसिटिव हाईली साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स के अंतर्गत सेम आता है, इंग्लिश आता है, इंग्लिश वैरायटी ऑफ रेफेनस, यानी रेफेनस की जो इंग्लिश वैरायटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जबकि फ्रूट क्रॉप के अंतर्गत कौन सा फ्रूट क्रॉप है जो कि हाईली साल्ट टॉलरेंट के अंतर्गत आता है? तो डेट पाम एंड फालसा, यानी कि डेट पाम और फालसा ये दोनों ही जो थे वो हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप के अंतर्गत आता है और यहीं से क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है। पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, बनाना, बेर, ये सभी जो होते हैं वो मीडियम टॉलरेंट के अंतर्गत आते हैं। जबकि साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स के अंतर्गत आपका एप्पल आता है, लेमन आता है, गेस्टा बेरी आता है एंड आलमंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन केस ऑफ सैलाइन सॉइल जिप्सम शुड नॉट बी रिकमेंडेड बिकॉज सल्फेट आल्सो इंक्रीजेज द साल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि इन सैलाइन के सॉइल्स यानी कि सैलाइन सॉइल्स में जिप्सम का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है? क्योंकि रिकमेंडेड बिकॉज यानी कि इन केस ऑफ सैलाइन सॉइल्स जिप्सम शुड नॉट बी रिकमेंडेड, यानी कि सैलाइन सॉइल्स में जिप्सम का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है? क्योंकि इसलिए नहीं किया जाता है कि इसमें जो सल्फेट की मात्रा होती है वो साल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। यानी जिप्सम में जो सल्फेट की मात्रा यानी कि जिप्सम में जो सल्फेट की मात्रा उपस्थित होती है यह साल्ट के कंसंट्रेशन को और बढ़ा देता है। इसीलिए जिप्सम का प्रयोग जो था वो अल्कलाइन सैलाइन सॉइल्स में या फिर लवणीय मृदा में नहीं किया जाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का केमिकल्स जो होता है वो लवणीय मृदा में नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह घटाने के बजाय बढ़ा देता है हर प्रोडक्ट को। सब्सटेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ फेवरेबली बाय इमुलेटिंग द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सॉइल अमेंडमेंट्स, यानी कि मृदा सुधार किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए फिर से सब्सटेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ फेवरेबली बाय इमुलेटिंग द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि सॉइल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, यानी सॉइल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, प्लांट के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए जिस भी हम सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं उसी को सॉइल अमेंडमेंट्स या फिर मृदा सुधारक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है, यानी 3 ही प्रकार के तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हमें देखने को मिलता है। एक तो आपका सैलाइन सॉइल होता है, दूसरा अल्कलाइन सॉइल होता है, तीसरा आपका सैलाइन अल्कलाइन सॉइल्स होता है। यानी कि पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, यानी कि जो डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होते हैं उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ आपका पैरामीटर दिया है, पैरामीटर में आपका सैलाइन सॉइल आता है, अल्कलाइन सॉइल आता है और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल आता है। और बात करते हैं पीएच की,
तो सैलाइन सॉइल का पीएच जो होता है वो 8.5 से कम होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होता है तो ds पर मीटर यानी कि डेली मोज पर मीटर जो होता है वो 4 से ज़्यादा होता है। जबकि ESP कितना होता है तो सैलाइन का जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है वो लेस देन 15 होता है। अब हम बात करते हैं अल्कलाइन की कंडीशन में, तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से कम होता है और सैलाइन अल्कलाइन का भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो 4 से अधिक होता है। फिर से अल्कलाइन सॉल्व्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो 4 से कम होता है। पीएच कितना होता है 8.5 से अधिक होता है। इसे इसेंशियल सोडियम परसेंटेज कितना होता है तो जो इसेंशियल यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ये 15% से अधिक होता है। जबकि सैलाइन अल्कलाइन सॉल्व में सब ज़्यादा होता है यानी कि पीएच भी 8.5 से अधिक होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी 4 से अधिक होता है और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी 15% से अधिक होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, यानी सॉइल वाटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, यानी सॉइल वाटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है तो पहले नंबर पर आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर आता है जिसे हम आर्द्रताग्राही जल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इट इज हेल्ड मोस्टली बाय द सॉइल कोलाइट्स, यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ये सर्वाधिक रूप से सॉइल कोलाइट के द्वारा ही अवशोषित होता है। नेक्स्ट पॉइंट टेंशन वेरीज फ्रॉम 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर का जो टेंशन होता है या फिर मॉइस्चर टेंशन जो होता है वो वेरी करता है कितने से कितना तक तो 31 से लेकर 10,000 एटमॉस्फेयर तक पाया जाता है। नेक्स्ट है इट हेल्ड एट हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट को अवशोषित हेल्ड करता है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पर पाया जाता है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पर पाया जाता है। नेक्स्ट है मोस्टली नॉन लिक्विड, यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो सर्वाधिक रूप से नॉन लिक्विड के रूप में होता है। मूव्स इन वेपर फ्रॉम देयर फार बायोलॉजिकली इनएक्टिव, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो मूव्स किसके रूप में मूव्स होता है तो यह वेपर या फिर वाष्प के रूप में इसका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि बायोलॉजिकली तरीके से देखा जाए तो यह इनएक्टिव होता है। दूसरे नंबर का कौन सा वाटर आता है तो दूसरे नंबर पे आपका कैपिलरी वाटर आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा वाटर आता है तो दूसरे नंबर पे आपका कैपिलरी वाटर आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कैपिलरी वाटर, इट इज प्रेजेंट इन कैपिलरीज ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के कैपिलरीज में उपस्थित रहता है कौन सा कैपिलरी वाटर, यानी कि सॉइल के कैपिलरीज में ही कैपिलरी वाटर उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इन माइक्रोपोर्स, यानी माइक्रोस्पोर्स में, यानी कि माइक्रोपोर्स में हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में ही आपका उपस्थित रहता है क्या कैपिलरी वाटर, यानी कैपिलरी वाटर किस किस के बीच में पाया जाता है तो कैपिलरी वाटर को ही हम अवेलेबल वाटर के नाम से जानते हैं। यह फील्ड कैपेसिटी जो कि -15 बार पे फील्ड कैपेसिटी पाया जाता है, जबकि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जो था वो 31 atm पे पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में ही आपका कैपिलरी वाटर पाया जाता है जो कि माइक्रोपोर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है एट ए टेंशन ऑफ 0.3 या फिर 1/3 टू 31 atm, यानी कि कैपिलरी वाटर का जो टेंशन होता है वो टेंशन कितना होता है तो कैपिलरी वाटर किस टेंशन में पाया जाता है तो 0.33 या फिर 1/3 टू 31 atm के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन एज सॉइल सोल्यूशन, यानी कि जो कैपिलरी वाटर का कार्य होता है वो सॉइल सोल्यूशन को बनाना बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मोस्टली अवेलेबल फार्म ऑफ वाटर टू दी क्रॉप्स, यानी कि फसलों के लिए जो सर्वाधिक उपलब्ध फार्म होता है जल का वो आपका कैपिलरी वाटर होता है। मोस्ट अवेलेबल फार्म ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, यानी फसलों के लिए पानी की जो फसलों के लिए पानी का वह रूप जो सर्वाधिक रूप से अवेलेबल होता है तो आपका कैपिलरी वाटर ही होता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का वाटर है ग्रेविटेशनल वाटर, यानी तीसरे नंबर का वाटर आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है। इट इज हेल्ड बाय ए नेगेटिव टेंशन ऑफ लेस दैन 0.33 atm, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो किसके नीचे पाया जाता है तो 0.33 atm, यानी कि 0.33 atm के नीचे ही इसका नेगेटिव टेंशन पाया जाता है। फिर से ग्रेविटेशनल वाटर इट इज हेल्ड बाय ए नेगेटिव टेंशन, यानी कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है यह हेल्ड होता है किसके द्वारा तो नेगेटिव टेंशन के द्वारा। कितना तो लेस दैन 0.33 atm के नीचे ही पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्री वाटर विच ड्रेन आउट, यानी कि यह एक प्रकार का स्वतंत्र वाटर रहता है, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर एक प्रकार का स्वतंत्र वाटर होता है जो कि निचले नालियों के द्वारा यह बह जाता है, यानी कि नालियों के द्वारा इसका जो है
यानी कि यह वाटर जो था वो नाली के द्वारा पूरी तरह से बह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रेनेज वाटर, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर को ही हम ड्रेनेज वाटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह ड्रेनेज के रूप में ही इसका पानी जो था वो बाहर की तरफ बह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनडिचारेबल एंड यूजुअली प्रेजेंट इन माइक्रोपोर्स, यानी कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो एक प्रकार का अनडिचारेबल वाटर्स होता है जो कि सामान्यतः माइक्रोपोर्स में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन सॉइल इरोजन। नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, तो सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पार्टिकल्स बाय विंड आर वाटर, यानी पानी या फिर जल के द्वारा यानी पानी या जल के द्वारा जो भी सॉइल के पार्टिकल्स एक स्थान से डिटैच होकर दूसरे स्थान पर जाके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या फिर दूसरे स्थान पर जाके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार के रिमूवल प्रोसेस को ही, इस प्रकार के सॉइल पार्टिकल्स के रिमूवल प्रोसेस को ही हम सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। यानी कि जब 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 मृदा के कण एक स्थान से डिटैच होकर दूसरे स्थान पर जाके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। यही वाटर के द्वारा होगा तो उसे वाटर इरोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वाटर इरोजन, 4 स्टेजेज ऑफ वाटर इरोजन, यानी कि वाटर इरोजन की निम्नलिखित कितने स्टेजेज पाए जाते हैं, तो वाटर इरोजन की निम्नलिखित 4 स्टेजेज पाई जाती हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहले नंबर पर आपका स्प्लेश इरोजन होता है, इसी को हम रेन ड्रॉप इरोजन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पहले नंबर का जो इरोजन होता है आपका स्प्लेश इरोजन होता है, इसी को हम रेन ड्रॉप इरोजन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, यानी वाटर इरोजन का जो प्रथम स्टेज होता है वो आपका स्प्लेश या फिर रेन ड्रॉप इरोजन होता है। दूसरे नंबर पर सीट इरोजन आता है, हाईएस्ट एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि जो सीट इरोजन होता है इसमें सॉइल पार्टिकल्स का जो सर्वाधिक हाईएस्ट एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि सीट इरोजन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और एक समान सॉइल पार्टिकल्स का रिमूवल होता है। यानी कि सॉइल इरोजन में बहुत ही अधिक मात्रा में और बहुत ही एक समान मात्रा में जो है सॉइल पार्टिकल्स का रिमूवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अननोटिस्ड बाय फार्मर्स हेंस मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द वाटर इरोजन, यानी कि इस प्रकार के इरोजन को जो है किसान किसी भी प्रकार से नोटिस नहीं कर पाता है और सर्वाधिक सीरियस होता है किसका, तो वाटर इरोजन का जो सर्वाधिक सीरियस इरोजन स्टेज होता है वो आपका सीट इरोजन ही होता है और इसी को हम फार्मर डेथ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सीट इरोजन को ही किसान की मौत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो किसान होता है वो इसको पूरी तरह से नोटिस नहीं कर पाता है। तीसरे नंबर का इरोजन है रील इरोजन, कैन बी रिमूव्ड बाई नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन, यानी कि रील इरोजन को जो है नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन के द्वारा जो है ख़त्म किया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है। चौथे नंबर का इरोजन है गली इरोजन, इट कैन बी रिमूव्ड बाई नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन, यानी कि गली इरोजन को जो है किसी भी प्रकार के नॉर्मल टिलेज ऑपरेशंस के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आपका विंड इरोजन आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका विंड इरोजन आता है ग्रुप्ड इनटू 3 स्टेज, यानी कि विंड इरोजन को निम्नलिखित 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आपका साल्टेशन आता है, दूसरे नंबर पे सस्पेंशन आता है, तीसरे नंबर पे आपका सरफेस क्रीक आता है। तो पहले नंबर पे साल्टेशन, डिस्कस अबाउट साल्टेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू साल्टेशन, द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू बाउंसेस आर जम्प्स ऑन ग्राउंड्स, यानी कि पृथ्वी की सतह से या फिर ग्राउंड से जब सॉइल के पार्टिकल्स बाउंस हो जाते हैं या फिर जंप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट हो जाते हैं, तो उसी को हम साल्टेशन के नाम से जानते हैं। फिर से द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू बाउंसेस आर जंप्स ऑन ग्राउंड, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स का मूवमेंट जब ग्राउंड से बाउंस के रूप में या फिर जंप्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसी को हम साल्टेशन के नाम से जानते हैं। फिर से साल्टेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन सीरीज ऑफ जंप्स, यानी जंप के सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो सॉइल पार्टिकल्स का जो प्रथम स्टेज होता है, यानी सॉइल पार्टिकल्स के मूवमेंट का जो प्रथम स्टेज होता है उसी को साल्टेशन के नाम से जानते हैं। साल्टेशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़े बड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल साइज कितना होता है, तो साल्टेशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर में होता है, मूव्ड बाय साल्टेशन, जो कि साल्टेशन के द्वारा ही यह मूव्ड हो पाता है। नेक्स्ट है सॉइल लॉस अकाउंट फॉर 50 to 75% बाय साल्टेशन, यानी साल्टेशन के द्वारा ही लगभग 50 से 75% तक सॉइल का लॉस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आपका आता है सरफेस क्रीप।
सरफेस क्रीप का क्या मतलब होता है, तो रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ लार्जर सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि लार्जर सॉइल पार्टिकल्स, यानी लार्जर सॉइल पार्टिकल्स का जब स्लाइडिंग होता है या फिर रोलिंग होता है तो उसी को हम सरफेस क्रीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज कितना होता है, तो सरफेस क्रीप का जो पार्टिकल साइज होता है वो मोर देन 0.5 मिलीमीटर होता है। लेस देन मोर देन कितना होता है, तो मोर देन 0.5 मिलीमीटर होता है। जनरली 5 to 25% सॉइल लॉस बाई सरफेस क्रीप, यानी कि सामान्यतः 5 से 25% सॉइल का लॉस जो होता है वो सरफेस क्रीप के द्वारा ही होता है। तीसरे नंबर पर आपका सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन क्या होता है, तो फ्लोटिंग ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स लेस देन 0.1 मिलीमीटर इन साइज, यानी कि जब पार्टिकल का साइज 0.1 मिलीमीटर से कम होता है तो इस प्रकार के पार्टिकल्स का जब फ्लोटिंग होता है तो उसी को हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है सेकेंड नंबर पे आपका दिया है सरफेस क्रीप रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ लार्जर सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स का जब स्लाइडिंग होता है या फिर रोलिंग होता है। कैसे, तो ये ऐसे होता है, नीचे की तरफ आता है। तो यानी सॉइल पार्टिकल्स यानी लार्जर सॉइल पार्टिकल्स का, यानी बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स का जब स्लाइडिंग होता है या फिर रेंग कर या फिर रोलिंग होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसी को सरफेस क्रीप के नाम से जानते हैं, यानी डोल कर या फिर रेंग कर। पार्टिकल साइज कितना होता है, तो मोर देन 0.5 मिलीमीटर होता है। जनरली 5 से 25% सॉइल लॉस बाई सरफेस क्रीप, यानी कि सरफेस क्रीप के द्वारा कितने सॉइल का लॉस होता है, तो 5 से लेकर 25% तक सॉइल का लॉस होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका सस्पेंशन आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे सस्पेंशन आता है फ्लोटिंग ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल, यानी कि स्मॉल साइज पार्टिकल यानी छोटे साइज के पार्टिकल्स का जब तैरने लगता है, यानी कि छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में तैरने लगते हैं, तो यानी कि छोटे स्मॉल साइज पार्टिकल्स यानी फ्लोटिंग ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स लेस देन 0.1 मिलीमीटर इन साइज, यानी कि जब स्मॉल साइज के पार्टिकल्स फ्लोटिंग या फिर उड़ते हैं तो उसी को हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। इसका साइज 0.1 मिलीमीटर से कम होता है। सॉइल लॉस अकाउंट्स 3 to 4% बाई सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन के द्वारा कितना सॉइल का लॉस होता है, तो सस्पेंशन प्रक्रिया के द्वारा जो सॉइल का लॉस होता है वो 3 से 4% होता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको हम फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो विंड इरोजन, यानी दूसरे नंबर का टॉपिक है विंड इरोजन, जो कि निम्नलिखित 3 स्टेजेज में कंप्लीट किया गया है। फिर इसको 3 ग्रुपों में या फिर 3 समूहों में बांटा गया है। पहले नंबर पे क्या है, तो पहले नंबर पे आपका साल्टेशन आता है, जिसका पार्टिकल साइज 0.5 से लेके 0.1% होता है। 0.5 से लेके 0.1% होता है। नहीं, सही दिया है यार, सिस्टमेटिक तरीके से ये क्या है, तो पहले सरफेस क्रीप आता है, बड़े बड़े साइज सरफेस क्रीप का होता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे साल्टेशन आता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका सस्पेंशन आता है, यानी ट्रिपल क्या है, तो सुसास। इसके लिए ट्रिक बना देते हैं सुसास, यानी पहले नंबर पे आपका सरफेस क्रीक आता है, पहले नंबर पे सरफेस यानी सरफेस क्रीक आता है, ट्रिक क्या है, तो इसके लिए सुरसास ट्रिक बनाकर याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। सुरसास यानी सुरसास का मतलब सर से आपका पहले सरफेस क्रीप होगा, फिर इसके बाद यस से आपका साल्टेशन हो जाएगा, फिर लास्ट में सरफेस क्रीप सस्पेंशन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग पार्टिकल साइज दिया गया है। यानी पहले नंबर पे क्या आता है, तो पहले नंबर पे आपका सरफेस क्रीप आता है, जिसका पार्टिकल साइज मोर देन 0.5 मिलीमीटर होता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका साल्टेशन आता है, जिसका पार्टिकल साइज
0.5 से लेके 0.1 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0.5 से लेके 0.1 मिलीमीटर होता है। और तीसरे नंबर पे आपका सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज कितना होता है, तो 0.1 से कम होता है, यानी कि लेस दैन 0.1 मिलीमीटर। ऐसे याद करेंगे तो फट से याद हो जाएगा। यानी पहले नंबर पे आपका सरफेस क्रिप आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सरफेस क्रिप, रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ लार्जर सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि सरफेस क्रिप में जो बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो स्लाइडिंग करते हैं या फिर रोलिंग करते हैं, या फिर रेंगकर जो है इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसका पार्टिकल साइज कितना होता है, तो मोर देन 0.5 मिलीमीटर होता है। जनरली 5 से 25% सॉइल लाइज बाय सरफेस क्रिप, यानी सरफेस क्रिप के द्वारा जो सॉइल का लॉस होता है वो संबंधतः 5 से 25% तक होता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पर आपका साल्टेशन आता है। साल्टेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू साल्टेशन, द मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू बाउंस ऑफ जम्प्स ऑन ग्राउंड, यानी कि पृथ्वी की सतह से जंप के द्वारा या फिर बाउंस के द्वारा जब सॉइल के पार्टिकल के एक स्थान पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसी को साल्टेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट, साल्टेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन सीरीज ऑफ जंप्स, यानी जंप के सीरीज में देखा जाए तो सॉइल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसके प्रथम स्टेज को ही हम साल्टेशन के नाम से जानते हैं। फिर से जंप के सीरीज में, यानी सीरीज ऑफ जंप, यानी जंप के सीरीज में सॉइल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसके प्रथम स्टेज को ही हम साल्टेशन के नाम से जानते हैं। इसमें पार्टिकल का साइज कितना रखा जाता है, तो पार्टिकल का साइज जो होता है वो 0.5 से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक रखा जाता है, मिलीमीटर तक रखा जाता है। नेक्स्ट है सॉइल लॉस अकाउंट फॉर 50 से 75% बाई साल्टेशन, यानी साल्टेशन के द्वारा कितना सॉइल का लॉस होता है, तो लगभग 50 से लेकर 75% तक होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो फ्लोटिंग ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स, यानी कि जब छोटे छोटे आकार के पार्टिकल्स का फ्लोटिंग होने लगता है तो उसी को हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। इसका साइज कितना होता है, तो ये लेस दैन 0.1 मिलीमीटर इन साइज, यानी कि इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस दैन 0.1 मिलीमीटर तक होता है। नेक्स्ट है सॉइल लॉस अकाउंट फॉर सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन के द्वारा सॉइल का लॉस जो होता है वो केवल 3 से 4% होता है, यानी सरफेस क्रिप से 5 से 25% तक होता है। साल्टेशन से आपका 50 से 75% होता है, जबकि सस्पेंशन से जो होता है आपका 3 से 4% होता है। इसके लिए ठीक क्या है, तो इसके लिए ठीक है सरसास है। ठीक, पहले नंबर पे आपका सरफेस क्रिप आता है, दूसरे नंबर पे आपका साल्टेशन आता है, तीसरे नंबर पे आपका सस्पेंशन आता है। सरसासु क्या है, तो इसके लिए ठीक है, ठीक फिर से बना देते हैं। इसके लिए ट्रिक है सरसासु। तीसरे नंबर का जो इरोजन है वो आपका वेव इरोजन है। तीसरे नंबर पे इरोजन आता है वेव इरोजन। इरोजन बाय कंबाइंड एक्शंस ऑफ विंड्स एंड वाटर आल्सो नोन एज स्ट्राइप बैंक्स इरोजन, यानी कि जब हवा और पानी दोनों के सम्मिलित रूप से जो इरोजन होता है, यानी कि हवा और पानी दोनों को मिलाकर जब इरोजन होता है तो उसी को हम स्ट्राइप बैंक्स या फिर उसी को हम वेव इरोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉइल लॉस इन इंडिया। भारत में सॉइल लॉस का जो परमिसिबल लिमिट कितना होता है, तो 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर्स, यानी प्रत्येक वर्ष 12 टन प्रति हेक्टेयर जो होता है वो इंडिया में सॉइल का लॉस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया पर हेक्टेयर, यानी कि प्रत्येक हेक्टेयर में देखा जाए तो भारत में सॉइल का इरोजन रेट कितना होता है, तो 16.4 टन प्रति हेक्टेयर। फिर से द रेट ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया पर हेक्टेयर, यानी कि इंडिया में प्रति हेक्टेयर सॉइल का इरोजन रेट कितना होता है, तो 16.4 टन प्रति हेक्टेयर होता है। जबकि द परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉइल लॉस इन इंडिया, भारत में सॉइल लॉस का जो परमिसिबल लिमिट होता है वो आपका 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रत्येक वर्ष होता है। नेक्स्ट है व्हेन इरोजन इज कास्ड बाय एक्सेसिव ग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा, यानी कि व्हेन इरोजन इज कास्ड बाय एक्सेसिव ग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशन इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, या फिर इसी को हम एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के नाम से कहते हैं। फिर से व्हेन, यानी जब इरोजन एक्सेसिव ग्रेजिंग के द्वारा होता है या फिर डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है या फिर मानव के इंटरवेंशन यानी मानव के हस्तक्षेप के कारण होता है, तो इसी को हम एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है डिपोजिशन ऑफ सॉइल्स। अगला हेडिंग है डिपोजिशन ऑफ सॉइल्स। द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स एज अनदर प्लेस इज नोन एज डिपोजिशन, यानी कि जब सॉइल पार्टिकल्स एक स्थान से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे स्थान पर जाके डिपोजिट हो जाते हैं तो इस प्रकार के सॉइल्स को हम डिपोजिशन ऑफ सॉइल फिर सॉइल डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। इट मे बी फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन सोर्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन सोर्स के आधार पर यह कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेड सोर्स दिया है, दूसरी तरफ उसका टर्म दिया है। अगर ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे हम कोलोबियल के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्रेविटी के द्वारा जब ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं, तो ग्रेविटी के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम कोलोबियल के नाम से जानते हैं। वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम एलुवियल के नाम से जानते हैं। जबकि आइस के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ग्लेशियल के नाम से जानते हैं। विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को हम एओलियन के नाम से जानते हैं, जो कि सैंडी सॉइल्स के रूप में जाना जाता है। जबकि विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम लोइस या फिर सिल्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं तो फिर से क्या कह रहा है ये, तो डिपोजिशन ऑफ सॉइल द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स एट अनदर प्लेस, यानी कि वह प्रोसेस द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल का जब एक्यूमुलेशन अन्य स्थान पर होता है, यानी कि एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स का जो एक्यूमुलेशन होता है उसी को हम डिपोजिशन ऑफ सॉइल के नाम से जानते हैं। इट मे बी फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन सोर्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन सोर्स के आधार पर डिपोजिशन ऑफ सॉइल निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। यानी कि ग्रेविटी के द्वारा जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वह उसके डिपोजिशन को क्या कहते हैं, तो कोलोबियल के नाम से जानते हैं। वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे एलुवियल के नाम से जानते हैं। आइस के द्वारा ग्लेशियल होता है। विंड के द्वारा एओलियन होता है, जो कि सैंडी सॉइल्स में पाया जाता है। विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका लोइस या फिर सिल्ट सॉइल, यानी लोइस होता है, जो कि सिल्ट सॉइल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग, अगला हेडिंग है मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिनरलाइजेशन इट इज द कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन इमोबिलाइज्ड फॉर्म टू एन अवेलेबल फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, यानी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप जब कोई इमोबिलाइज्ड फॉर्म का न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म के न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द रिवर्स ऑफ मिनरलाइजेशन वेयर अवेलेबल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट्स इज फिक्स्ड एज इमोबाइल फॉर्म, यानी कि इमोबिलाइजेशन जो होता है वो मिनरलाइजेशन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें होता क्या है कि जब उपलब्ध फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी कोई एलिमेंट्स है जब उपलब्ध अवस्था में पाया जाता है, यानी कोई भी एलिमेंट जब उपलब्ध अवस्था में पाया जाता है तो वह फिर अनुपलब्ध या फिर इमोबाइल फॉर्म में कंडीशंस में पाया जाता है तो उसी को हम इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी मिनरलाइजेशन का जस्ट उल्टा होता है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के केस में देखा जाए तो व्हेन CN रेशियो एक्सीड 30:1 इमोबिलाइजेशन अकर्स, यानी कि जब CN रेशियो 30:1 से अधिक हो जाता है तो उस समय इमोबिलाइजेशन समय देखने को मिलता है। नेक्स्ट, व्हेन CN रेशियो इज बिलो 20:1 मिनरलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जब CN रेशियो 20:1 से नीचे होता है तो वहाँ पर हमें मिनरलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, CN रेशियो मोर देन 30:1, यानी कि जहाँ पर CN रेशियो 3:1 से अधिक होता है उसे हम नेट मोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, व्हेन CN रेशियो इज लेस देन 20:1 नेट मिनरलाइजेशन, यानी कि जब CN रेशियो मोर देन 30:1 होता है तो उसे हम नेट इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जबकि CN रेशियो लेस देन 20:1 होता है तो उसे हम नेट मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है CN रेशियो इक्वल टू 20 to 30 बाथ मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी CN रेशियो इक्वल टू 20 से 30, यानी जब CN रेशियो 20 से 30 यानी जब CN रेशियो 20 और 30 के बीच में पाया जाता है तो वहाँ पर इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन दोनों प्रकार के कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है?
अगला हेडिंग है इम्यूनाइजेशन, यानी नेक्स्ट हेडिंग है आपका इम्यूनाइजेशन। द फर्स्ट स्टेज इज द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड द रिलीज ऑफ एमाइंस, एमिनो एसिड्स एंड यूरिया, यानी कि प्रोटीन के डिकम्पोजिशन का जो प्रथम स्टेज होता है वो आपका इम्यूनाइजेशन कहलाता है। फिर से प्रोटीन के डिकम्पोजिशन का जो प्रथम स्टेज होता है वो आपका इम्यूनाइजेशन कहलाता है, जिसके अंतर्गत क्या रिलीज होता है, तो एमाइंस रिलीज होता है, एमिनो एसिड रिलीज होता है और यूरिया रिलीज होता है। यानी कि इसके अंतर्गत, यानी इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत एमिनो एसिड यानी कि एमाइंस रिलीज होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या रिलीज होता है, तो इसके अंतर्गत एमाइंस रिलीज होता है, एमिनो एसिड रिलीज होता है एंड यूरिया रिलीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्टेप इज टर्म्ड एज इम्यूनाइजेशन, यानी इस प्रकार के स्टेप को हम इम्यूनाइजेशन टर्म के रूप में टर्मिनेट करते हैं, यानी कि इस प्रकार के स्टेप को हम इम्यूनाइजेशन टर्म देते हैं। देज प्रोड्यूस्ड टर्न्ड इनटू अमोनिया, और देज प्रोड्यूस और इम्यूनाइजेशन जो होता है, इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा ही अमोनिया जो है अमोनिया बनता है, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। यानी कि जब इम्यूनाइजेशन के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर से प्रोटीन से जब एमाइंस या फिर एमिनो एसिड या फिर यूरिया बनता है तो उसी को हम इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर एमाइंस, एमिनो एसिड या यूरिया या फिर इसी को हम इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इम्यूनाइजेशन से जब फिर से एमिनो एसिड हो चाहे यूरिया हो चाहे एमाइंस हो, इससे जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका नाइट्रिफिकेशन। अगला है नाइट्रिफिकेशन। द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज मेडिएटेड बाय माइक्रोब्स नोन एज नाइट्रिफिकेशन, यानी कि वो माइक्रोब्स के द्वारा जब अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट के फॉर्म में होता है तो इस प्रकार के माइक्रोबियल कन्वर्जन को हम नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नाइट्रिफिकेशन की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण में अमोनिया आयन से नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में नाइट्राइट आयन का जो होता है वो फॉर्मेशन होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो होता है वो नेक्स्ट है दूसरा स्टेप में नाइट्राइट, यानी दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो दूसरे स्टेप में आपका नाइट्राइट होता है जिसमें नाइट्रोबैक्टर काम करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी पहले स्टेप में अमोनिया आयन में नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब अमोनिया आयन का नाइट्रोमोनास की उपस्थिति में नाइट्राइट आयन का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर नाइट्राइट जब नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि नाइट्रिफिकेशन की क्रिया जो होती है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज, यानी जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए या फिर नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होती है। एंड ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए इसके लिए, तो 6.5 से 7.5 के बीच में ऑप्टिमम पीएच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ फास्फोरस के केस में 25 से 80% फास्फोरस प्रेजेंट इन सॉइल इन ऑर्गेनिक फॉर्म, यानी कि 25 से 80% फास्फोरस जो होता है वो सॉइल में उपस्थित रहता है, किसमें, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में। फिर से इन केस ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस के केस में देखा जाए तो ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कि फास्फोरस के केस में 25 से 80% फास्फोरस जो होता है वो सॉइल में उपस्थित रहता है, वो भी किस रूप में, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस इन ह्यूमस, यानी कि फास्फोरस का जो सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, तो ह्यूमस होता है। इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन एंड स्मॉल अमाउंट एज 0 to 10% इन न्यूक्लिक एसिड। फिर से मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस इन
ह्यूमस यानी ह्यूमस में जो ह्यूमस यानी कि मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस इन ह्यूमस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन, यानी कि जो फास्फोरस का ह्यूमस का मेजर सोर्स क्या होता है, तो फास्फोरस जो होता है मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस का मेजर सोर्स क्या होता है, तो आपका ह्यूमस होता है, यानी कि फास्फोरस का जो मेजर सोर्स होता है वो का ह्यूमस होता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें फाइटिन पाया जाता है, इसमें फाइटिन उपस्थित रहता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एच 0 to 10% इन न्यूक्लिक एसिड, और इसमें 0 से 10% तक न्यूक्लिक एसिड की एक छोटी सी मात्रा भी पाई जाती है। CNP रेशियो कितना होता है, तो 110:1 होता है, यानी कि CNP रेशियो कितना होता है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो जो रखा जाता है वो कार्बन का 100 रखा जाता है, नाइट्रोजन का जो है वो 10% रखा जाता है, जबकि फास्फोरस का 1% तक रखा जाता है, यानी 100:10 रखा जाता है। जबकि CNP रेशियो कितना होता है, तो CNP रेशियो जो होता है वो इमोबिलाइजेशन ऑफ ऑकर्स, यानी कि CN रेशियो जो था वो ज़्यादातर इमोबिलाइजेशंस में देखने को मिलता है, यानी कि CNP रेशियो जो था वो अधिकतर इमोबिलाइजेशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है नेक्स्ट यूनिट में आपका मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन गाइज, यानी कि अगले सेशन में हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।